हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, चैप्टर 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, पार्ट कितना है? 1 है। ठीक है, इसमें से हम लोग उस सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्जाम में प्रश्न जिससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है, चैप्टर 3 है। ठीक है, तो इससे पहले हमारे चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंद चीन। ठीक है, हिंद चीन का मतलब क्या है? ठीक है, हिंद चीन देश है, इसका अर्थ क्या है तो समझिएगा। हिंद चीन जो है, जो क्षेत्र है हिंद चीन का, इसमें लगभग 3 लाख कहता है। समझिएगा ध्यान से, हिंद चीन देशों से यह अभिप्राय है कि लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है। कहते हैं हिंद चीन देशों का अर्थ है लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, जिसके अंतर्गत कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ठीक है, वही प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसका फैलाव 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है, जिसके अंतर्गत लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इसमें देखिए, कहता है उत्तरी सीमा जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूती है। ठीक है, जो उत्तरी सीमा है किसको? म्यांमार और चीन को छूती है। ठीक है, अगर दक्षिण में चीन सागर है, जो दक्षिण में क्या कर रहा है? साउथ चाइना सी है ना, और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। कंप्लीट है। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है, कहता है देखिए, ये जो शहर देश था लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, इसमें कहता है कि देखिए प्राचीन काल से ही वियतनाम के 2 शहर थे, तोंगकीन और अन्नाम। कौन शहर थे? तोंगकीन और अन्नाम। इसमें कहते हैं दोनों शहर में, जो वियतनाम के 2 शहर थे तोंगकीन और अन्नाम, यहां पर चीन का प्रभाव था। ठीक है, किसका प्रभाव था? तो चीन का प्रभाव था वियतनाम के तोंगकीन और अन्नाम में। कहते यहां पर समझिएगा, कहता है कई सालों तक, कई शताब्दियों तक यहां पर चीन का प्रभाव था। ठीक है, ये दोनों राज्य किसके अधीन में थे? तो चीन के अधीन में। ठीक है, जो दोनों प्रांत है तोंगकीन और अन्नाम, ये दोनों कई शताब्दियों तक चीन के अधीन में थे। ठीक है, लेकिन समझिएगा यहां पे, ये अधीन में कब होते थे? जो बात को समझिएगा, ये दोनों प्रांत अधीन में तब होते थे जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था। ठीक है, जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था, ठीक है, तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता था। लेकिन जैसे ही जो केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती थी, तो दोनों प्रांत फिर से वो स्वतंत्र हो जाती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पे, जब चीन में शक्तिशाली शासक होता था तो दोनों प्रांत चीन के अधीन में हो जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहां का शासक कमजोर होता था, कमजोर पड़ने लगता था सत्ता, तो फिर से वो दोनों प्रांत स्वतंत्र हो जाता था।
ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि वर्तमान समय में हिंद चीन देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। कौन कौन हो जाएगा? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। ठीक है, और पूछेगा वियतनाम का 2 प्रांत वो लगभग चीन के अधीन में था, वो कौन कौन 2 प्रांत थे? तो तोंगकीन और अन्नाम थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नीचे पॉइंट देखते हैं। कहता है देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते। अभी बताएं, कहते हैं हिंद चीन देशों से यही मतलब अर्थ है कि लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। कंप्लीट है। कहते देखिए, यहां एक कंबोडिया है, ओह सॉरी, ये कंबोडिया, ठीक है। कहता है कंबोडिया में चौथी शताब्दी में कुंभज राज्य की स्थापना या फिर कुंभज राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, कंबोडिया में चौथी शताब्दी में कुंभज राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन 16वीं शताब्दी में कुंभज का पतन हो गया था। ठीक है, चौथी शताब्दी में कुंभज राज्य की स्थापना हुई थी और 16वीं शताब्दी में इसकी पतन हो गई थी। तो समझिएगा ध्यान से। कहता है कुंभज राज्य, ठीक है, जो कुंभज राज्य है, यहां का शासक भारत वंशीय थे। ठीक है, भारत वंशीय थे। कहता है कि यह भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। जो कुंभज राज्य के कंबोडिया में स्थापना हुआ था, उस समय भारतीय संस्कृति का एक मुख्य केंद्र था या प्रधान केंद्र था। ठीक है, तो वही कहता है लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। कहता है लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। चौथी शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, जहां के शासक भारत वंशीय था। जो कंबुज राज्य का स्थापना हुआ था, वहां का शासक कौन था? तो भारत वंशीय था। ठीक है, चौथी शताब्दी में स्थापना हुआ और 16वीं शताब्दी में इसकी पतन हो गई। कंप्लीट है। आगे देखिएगा, वही कहता है 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में यहां पर लिख लीजिएगा, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। ये रहा अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, कहता है 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ठीक है, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। कहता है ये जो मंदिर है, ठीक है, ये यहाँ जो ये जो अंकोर वाट का मंदिर है ना, वो हिंदू देवता का मंदिर है। तो हिंदू देवता यहाँ पर कौन है? तो विष्णु भगवान का यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे अंकोर वाट का जो मंदिर है उसमें किस हिंदू देवता का स्थल है, तो विष्णु भगवान का वहां पर मंदिर है। ठीक है, मूर्ति है जो विष्णु भगवान का है। कंप्लीट है।
कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपको 2 क्वेश्चन तो पक्का बन गया। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। या फिर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है ना। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। और अंकोर वाट का मंदिर में किस हिंदू देवता का मूर्ति है? तो विष्णु भगवान का है। कंप्लीट है यहां तक। आगे देखते हैं। आगे है कि कुछ देशों पर चीन एवं कुछ पर हिंदुस्तान की संस्कृति प्रभाव होने के कारण ही यह हिंद चीन के नाम से जाना गया। कहता है कि ये कुछ देशों पर चीन और कुछ पर हिंदुस्तान की संस्कृति प्रभाव के कारण, ठीक है, कुछ क्षेत्रों पर चीन और कुछ क्षेत्रों पर हिंदुस्तान की संस्कृति प्रभाव के कारण ही यह हिंद चीन के नाम से जाना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं यहां पे, इसको देखते हैं बाद में। ठीक है, कहता है 1498 में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में, ठीक है, कहता है 1498 में भारत से जुड़ने की चाह में समुद्री मार्ग को ढूंढ निकाला। ठीक है, जो वास्को डी गामा था सोचा भारत से जुड़ने के लिए, ठीक है, उसी के चाह में वो समुद्री मार्ग को ढूंढ निकाला। ठीक है, कहता है तब पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे। कहता है उस समय सबसे पहला व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। ठीक है, और कहता है उसके बाद ही स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। ठीक है, पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में। ठीक है, समुद्री मार्ग का पता लगाया और सबसे पहला व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली ही था। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। उसके बाद कौन आया? स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी। ठीक है, तो यहां से समझिएगा एक पॉइंट और है, आगे देखते हैं। कहता है 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर, कहता है 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र, क्या व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया था। ठीक है, 1510 ईस्वी में हिंद चीन को, ठीक है, 1510 ईस्वी मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन जो देश थे इसके साथ वो व्यापार शुरू किया था। और उसके बाद ही स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। लेकिन इसमें एक चीज था, देखिए आया तो कौन कौन? स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी। ठीक है, राइटिंग पर नहीं, बात को समझिएगा सिर्फ। कहते ये सब ने तो व्यापार करने आया, लेकिन फ्रांस ऐसा था को जिस भाग से वो व्यापार कर रहा था उस पे वो अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास करने लगा था। ये तीनों को छोड़कर, स्पेन, डच, इंग्लैंड को छोड़कर और पुर्तगाल ये सब को छोड़कर फ्रांसीसी था जो क्या करना शुरू कर दिया? अपना राजनीति भूभाग पर राजनीति प्रभुत्व कायम करना शुरू कर दिया था। ठीक है,
हमारा भूभाग वहां पर हो, ठीक है, हमारा वहां पर राजनीतिक प्रभुत्व हो, कायम हो, ठीक है। कहता है इसी के कारण, इसी प्रयास के कारण फ्रांसीसी जो लोग थे, इसी प्रयास के कारण वहां 17वीं शताब्दी में, कब 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। कहता है बहुत से फ्रांसीसी पादरी, ठीक है, जो व्यापारी पादरी थे बहुत से वहां हिंद चीन में पहुंच गए, ठीक है। वो अपना अस्तित्व के लिए वहां पे वो रहने लगे, ठीक है, अपना वो प्रतिनिधित्व जमाने लगे, अपना शासन वो करने लगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होता है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। कहते देखिए कि जब वहां वियतनाम में, हिंद चीन देशों में फ्रांसीसी का प्रभुत्व कायम हो गया, उस समय कहता है फ्रांसीसी ने शोषण करना शुरू कर दिया। और शोषण के साथ साथ, ठीक है, वहां शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, नहर का जल का निकासी का सब कुछ समुचित प्रबंध किया था। कहता है जब वहां फ्रांसीसी का प्रभुत्व कायम हो गया तो कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत से काम करना शुरू कर दिया, है ना। कहता है कि जितने भी वहां जंगल थे, वन थे, दलदली क्षेत्र थे, ठीक है, सबको कृषि क्षेत्र में बढ़ाया जाने लगा, ठीक है। तब जाकर 1931 ईस्वी तक, ठीक है, 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था, ठीक है। फ्रांसीसी के कारण ये वो शोषण करके वो बहुत ज़्यादा वो उत्पादकता को बढ़ाने लगे। तब जाकर 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था, ठीक है। कंप्लीट है। कैसे बना? तो वो जो फ्रांसीसी थे शोषण करने लगे, शोषण करके वो उत्पादकता को, उत्पादन को बढ़ाने लगे वो, ठीक है, उत्पादन को बढ़ाने लगे। तो 1931 ईस्वी तक वियतनाम जो था वो विश्व का तीसरा बड़ा चावल का निर्यातक देश बन गया था। कंप्लीट है। चलिए आगे का टॉपिक है, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी थे उन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहे जाते थे? क्लोन कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी थे, ठीक है। जब वहां कायम हो गया, फ्रांसीसी का प्रभुत्व कायम हो गया, ठीक है, तो वहां फ्रांसीसी लोग बस गए और उन्हीं को क्या कहने लगे हम लोग? क्लोन। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, ठीक है, नाम से ही क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा कहने का मतलब किसी भी, जैसे में दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी, इसमें किसी एक को ही, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन होगा या फिर जो भी कुछ बातें होंगी एक तरफा होगा वो, ठीक है, किसी एक की बातों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ठीक है। वही कहते हैं एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? कहता है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। जो तरफा अनुबंध व्यवस्था था वो क्या था? एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी, ठीक है। कहता है वहां के मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था। जो तरफा अनुबंध व्यवस्था में वहां के जो मजदूर थे ना, उनके पास किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन समझिएगा कि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। जो वहां के जो कोई भी काम करवाते थे मजदूरों से, जिसमें मजदूर के पास कोई भी अधिकार सीमित नहीं था, लेकिन मालिक के पास असीमित अधिकार। असीमित कहने का मतलब पूरा का पूरा अधिकार मालिक को था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लागू कहां होता था? तो कहता है रबर के बागानों के खेतों और खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया
जाता था। ठीक है, जो तरफा अनुबंध व्यवस्था था वो रबर बागानों के खेतों में और खानों में, ठीक है, खान कहने के मतलब कोयला का खान, लोहा का खान है ना, जहाँ से खनिज ये सब निकासा जाता है, उस खानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लागू किया जाता था। ठीक है, जिसमें मजदूर के पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, लेकिन मालिक के पास असीमित अधिकार प्राप्त था। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, और सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम हो या फेसबुक हो, सभी जगह शेयर करिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को, ठीक है, क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। आगे का पॉइंट देखिएगा। इस पॉइंट को जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं। कहता है जो हिंद चीन का जो क्षेत्र था, ठीक है, कहता है जो हिंद चीन का जो क्षेत्र था वहां पहले या तो स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाती थी या तो फिर चीनी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जो हिंद चीन का क्षेत्र था वहां स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाती थी या तो फिर चीनी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जब फ्रांसीसी का प्रभुत्व आया, ठीक है, तो फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। ठीक है, जब वहां फ्रांसीसी का अस्तित्व आया तो वहां फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन समझिएगा, वहां इस क्षेत्र में जो बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार से जो सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव था, इफेक्ट था, उससे भी डर था। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, जो हिंद चीन के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों को शिक्षा से दूर रखना शुरू कर दिया। ठीक है, शिक्षा से दूर रखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ शिक्षा भी ग्रहण करते थे तो क्या होता था, जो क्लास का सेशन का लास्ट ईयर होता था, ठीक है, लास्ट ईयर या फिर कह सकते अंतिम साल होता था, ठीक है, अंतिम साल होता था, उसमें स्थानीय बच्चे जितने भी अधिकतर होते थे सबको फेल कर दिया जाता था। ठीक है, जब सेशन क्लास या स्कूल का टाइम खत्म लास्ट ईयर पहुंचता था तो जितने भी अधिकतर भी स्थानीय लोग के बच्चे रहते थे सबको क्या करते थे, वो फेल कर देते थे। ठीक है, तब जाकर इसी कारण वहां का स्थानीय लोग और कोलोनी में बहुत ज्यादा अंतर हो गया था। ठीक है, स्थानीय लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, फ्रांसीसी पढ़े लिखे थे। क्यों? इस अंतर आपको पता चल गया, अभी चल गया होगा कि उनको अगर स्कूल टाइम में उनको फेल कर दिया गया तो वो ऊपर की क्लास पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, कहता वो इसी समय जब देखा गया कि बहुत ज्यादा अंतर हो रहा था तो 1920 ईस्वी में, कब? 1920 ईस्वी में कहता 1920 ईस्वी के दशक में, ठीक है, कि छात्र छात्राएं जो थी राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। ठीक है, कहता वो देखा कि अंतर बहुत ज्यादा अंतर हो रहा है तो 1920 के दशक में वो जितने भी छात्र छात्राएं थे वो क्या किए, राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। आगे देखते हैं। कहता 1903 ईस्वी में, कब? 1903 ईस्वी में फान वोई चाओ ने दोई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, जिसके नेता कौन थे? तो कुआंग थे। कहता 1903 ईस्वी में फान वोई चाओ ने
दोइतान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, जिसकी नेता कौन थे? तो कुआंग थे। कंप्लीट है। क्वेश्चन पूछेगा, दान तान होई नामक जो संगठन था वो कैसा संगठन था? कैसा संगठन तो क्रांतिकारी संगठन था। और इसकी स्थापना किसने किए थे? तो फान वोई चाओ ने। कब? तो 1903 ईस्वी में। और इस संगठन के नेता कौन थे? तो क्वांग दे थे। कंप्लीट है। कहता है फान वोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखी। ठीक है, फान वोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखी थी। कंप्लीट है। कहता है ये देखिए, जो क्रांतिकारी संगठन बना था ना, इसको जान लेते हैं। तो देखा कि जो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अंतर हो रहा है, तब जाकर क्रांतिकारी संगठन बनाया गया। उसमें भी कहता है राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए यह भी सीमित था, तक कोचिन, चीन, अन्नाम, तोंकिन शहरों तक ही ये संगठन, जो भावना था राष्ट्रवाद के विकास का, वहीं तक ही वो सीमित। ठीक है, आगे देखते। कहते हैं यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 1914 ईस्वी में, ठीक है, एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का स्थापना किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1914 ईस्वी में, ठीक है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का स्थापना किया गया था, एक संगठन बनाया गया था। ठीक है, कंप्लीट है। 1914 ईस्वी में वियतनामी राष्ट्रवादी दल का संगठन, नमक संगठन बनाया गया था। कंप्लीट है। आगे देखते। 1917 ईस्वी में न्यूगन आई क्वोक या फिर हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया था। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कहता 1917 ईस्वी में, ठीक है, 1917 ईस्वी में न्यूगन आई क्विक हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया था। कहता हो ची मिन्ह ने साम्यवादी से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था। कहता है हो ची मिन्ह ने साम्यवादियों से प्रेरित होकर 1925 में, कब? 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किया था या फिर गठन किया था। कंप्लीट है। और 1917 में न्यूगान आई क्विक नामक छात्र हो चिन्ह नामक वियतनामी छात्र ने एक पेरिस में साम्यवादियों का गुट बनाया था। ठीक है, और वही 1925 में हो ची मिन्ह ने वियतनामी क्रांतिकारी दल की गठन किया था। आगे है, जो ग्वेन आई ने अनामी दल की स्थापना की थी। कहता है जो ग्वेन आई ने अनामी दल की स्थापना की थी और ये आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। क्या था ये? आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। पूछेगा अनामी दल की स्थापना किसने किए थे? तो जो ग्वेन आई ने की थी। ठीक है, कंप्लीट है। यहां तक किसी को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहां तक हम लोग ने देख लिया। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलते हैं,
आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो, और आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। ठीक है, 9297676061 व्हाट्सअप आप हमें कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, और इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर चैप्टर वाइज नोट्स भी है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है वहाँ पे। ठीक है, आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव की। और किसी प्रकार का कोई भी समस्या तो कमेंट जरूर करें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो को लाइक भी करिए सेशन अच्छा लगा हो तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही।